हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको 5th चैप्टर जो कि अभी नई एनसीईआरटी में पहले 6 था, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि हमारी जो इनहेरिटेंस है उसमें डीएनए और आरएनए ये मॉलिक्यूल्स हैं, वो किस तरीके से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं वो इसमें आया है। अब इसमें देखो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सबसे लेंदी, सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। डीएनए स्ट्रक्चर है, फिर हमने सर्च जेनेटिक मटेरियल आरएनए, फिर उसके बाद में प्रोटीन सिंथेसिस है, फिर उसके बाद में लैक ऑपरेन है, एचजीपी है और डीएनए फिल्ट्रेशन। तो बहुत सारे इसमें टॉपिक्स हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन ठीक है, अपन इसको स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो, इससे पहले प्रीवियस जो चैप्टर है जो जेनेटिक्स का है उसमें अपन ने मेंडल का देखा था, और मेंडल ने जीन को फैक्टर कहा था, और यही कहा था कि फैक्टर हैं, यानी कि अब जो अपन बोलते हैं जीन्स हैं, ये जीन्स इस इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इसके लिए जो जीन्स हैं या जो अपने क्रोमोसोम्स हैं उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर हमारे पास में डीएनए, और इसका फुल फॉर्म भी यहाँ दे रखा है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, उसके बारे में यहाँ स्टडी है। फिर उसके बाद में और अपने को प्रूव भी करना है कि ये एक जेनेटिक मटेरियल है, तो इसके लिए पीछे आप एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं। फिर उसके बाद में अपने पास में सबसे पहले ये हो गया, एक तो डीएनए हो गया और इसी के साथ में आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो दोनों के जो शुगर है उस शुगर में डिफरेंस है, और इसलिए अपन ने इसको डीएनए और इसलिए आरएनए, तो दो में डिवाइड किया है, और ये न्यूक्लिक एसिड हैं। फिर उसके बाद में न्यूक्लिक एसिड एसिडिक हैं नेचर में, इसलिए इनको एसिड कहा गया है। फिर उसके बाद में देखो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि किस तरीके से अगर हम डीएनए को देखें तो डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर डीएनए की कहते हैं। वहीं पे अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए वैसे तो दूसरे वर्क करता है, प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह करता है, लेकिन ये भी एक जेनेटिक मटेरियल है, और ये जेनेटिक मटेरियल किसमें, वायरस में। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि ये मान के चलिए 99% जो है वो तो हमारे पास में डीएनए, लेकिन 1% आरएनए भी है, वो जेनेटिक मटेरियल है, और वो किस में होता है, वायरसेस। और वायरसेस में भी आप देखोगे तो जो प्लांट वायरस है उस प्लांट वायरस में आरएनए भी एक जेनेटिक मटेरियल है। फिर उसके बाद में अगर हम इम्पोर्टेंट कैरेक्टर देखें आरएनए का, तो मोस्टली फंक्शन एज ए मैसेंजर, क्योंकि ये डीएनए से मैसेज को लेके जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इसलिए मैसेंजर का काम करता है। उसके अलावा ये एक अडेप्टर का भी काम करता है। अडेप्टर जो टीआरएनए है वो टीआरएनए अडेप्टर का काम करता है। फिर कुछ जो प्रोसेस है केमिकल, उसमें ये एज ए कैटलिस्ट भी यूज होता है। तो हमारे पास में आरएनए के 3 फंक्शन हो गए। सबसे पहले आप ये देखो कि ये मैसेंजर है, फिर उसके बाद में अडेप्टर भी है, और उसके बाद में कैटलिस्ट भी है। लेकिन कुछ जो एनिमल्स हैं यानी या ऑर्गेनिज्म है उसमें ये जेनेटिक मटेरियल भी, तो इस तरीके से जो है हमारे पास में होगा। फिर नेक्स्ट देखो, जो कई बार ये पूछा जाता है, न्यूक्लियोटाइड एंड वे दीज मोनोमर यूनिट ऑफ लिंक्ड न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर। तो हमारा जो डीएनए और आरएनए है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना हुआ है, तो ये एक पॉलीमर है, और इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है यानी जो मोनोमर यूनिट है वो क्या होती है, एक न्यूक्लियोटाइड। फिर उसके बाद में हमारे पास में प्रोटीन सिंथेसिस है इस चैप्टर में। तो प्रोटीन सिंथेसिस में आपको पता है कि डीएनए से डीएनए बनता है, उसे रेप्लिकेशन बोलते हैं, और जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और फिर उसके बाद में जेनेटिक कोड है, और फिर जो ट्रांसक्रिप्शन से हमने आरएनए बनाया है वो आरएनए प्रोटीन बनाएगा, तो उस थर्ड प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। तो फर्स्ट हो गई रेप्लिकेशन, सेकंड हो गई ट्रांसक्रिप्शन, और थर्ड हो गई आपकी यहाँ पे ट्रांसलेशन। तो ये प्रोसेस यहाँ पे रहेंगी, और उसके बाद में जैसे लैक ऑपरेन की किस तरह से काम करती है, ये सारी चीज़ आपको इसमें
मिलेगी। अब देखो सबसे पहले है, इसमें ये थोड़ा सा दे रखा है, इसको ये कोई ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले डीएनए। तो डीएनए एक लॉन्ग पॉलीमर है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, सिंपल सा है। डीएनए के अंदर आपको न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे और न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं आपको दो चेन में मिलेंगे और इन चेन को जोड़ने वाले जो होंगे वो कहलाएंगे आपके बेस पेयर, जो नाइट्रोजन बेस होते हैं। तो अपने पास में है कि एक नाइट्रोजन बेस इधर होगा और एक इधर होगा और इन दोनों के बीच में पेयरिंग होगी, तो ये जोड़ने का काम करेंगे। अब यहाँ पे देखो एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला आपको दे रखा है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज मतलब वायरस। ये जो वायरस है, इस वायरस में इसका नाम है लैम्डा 174, ये इसका बैक्टीरियोफेज का नाम है। इसके अंदर 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और अगला हमारे पास में बैक्टीरियोफेज लैम्डा, इसमें इतने बेस पेयर होते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड दिए हैं और यहाँ पे बेस पेयर दिए हुए हैं। तो मान लीजिए कि कभी आ जाए कि लैम्डा 174 में कितने बेस पेयर होते हैं, अब आपको तो दिए हुए हैं न्यूक्लियोटाइड, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे। और उसी तरीके से जब अगर बेस पेयर दिए हुए हैं तो न्यूक्लियोटाइड आपको निकालना है, तो आप उसको डिवाइड करके निकाल सकते हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन थोड़े से, क्योंकि आपको पता है कि एक न्यूक्लियोटाइड में आपको एक बेस मिलेगा, और अगर ये बेस पेयर की बात कर रहे हैं इसका मतलब ये दो न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं। तो इसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई 2 करके, ये आपके बेस पेयर हैं तो न्यूक्लियोटाइड निकाल लोगे। और अगर आपको न्यूक्लियोटाइड दिए हुए हैं और अगर बेस पेयर करा हुआ है तो आप इसको जो है मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। फिर अपने पास में इस्चीरिया कोलाई यहाँ पे दे रखा है, जिसका बेस पेयर दिया हुआ है, तो आप इसका न्यूक्लियोटाइड निकाल सकते हो। बेस पेयर मतलब डबल और न्यूक्लियोटाइड मतलब सिंगल। फिर यहाँ पे देखो हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन, ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ भी है, ये एन कंडीशन वाला आपको दे रखा है, यानी कि हैप्लॉइड कंडीशन यहाँ दे रखी है। अब अगर 2n का पूछा जाए तो आप इसको 3.3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो उस कंडीशन में आपका क्या रहेगा, 6.6 इंटू 10⁻⁹ 9 बेस पेयर जो हैं वो आपको किस में मिलेंगे, ह्यूमन डीएनए में। फिर उसके बाद में अपने पास में सबसे पहले स्ट्रक्चर दे रखी है न्यूक्लियोटाइड चेन। अब जो है इसमें आपको 3 चीज़ मिल रही है। सबसे फर्स्ट है नाइट्रोजन बेस, फिर उसके बाद में दूसरा है पेंटोज शुगर, फिर अगर आरएनए है तो राइबोज है, और अगर डीएनए है तो ऑक्सी राइबोज है। फिर उसके बाद में जो थर्ड है वो क्या है, फॉस्फेट ग्रुप। तो ये 3 चीज़ हो गई, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। फिर आप अपने पास में जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास में शुगर है, तो यहाँ तो आपका होगा बेस और यहाँ होगा आपका फॉस्फेट। तो ये तीनों मिला के तो बनाएंगे आपके न्यूक्लियोटाइड। लेकिन अगर सिर्फ शुगर और बेस को हम जोड़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, ये ध्यान रखना आप। ठीक है। तो सबसे पहली बात कि 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेस हैं अपने पास में। सबसे पहले मेन जो चीज़ है, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले इसने नाइट्रोजन बेस का दिया हुआ है, तो नाइट्रोजन बेस को हमने 2 में डिवाइड किया हुआ है, प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन के अंदर एडेनिन है और ग्वानिन है, और पायरिमिडिन में हमारे पास में साइटोसिन है, और अगर आरएनए है तो यूरेसिल और डीएनए है तो थाइमिन। तो इस तरह से सबसे पहले नाइट्रोजन बेस का है। फिर उसके बाद में डीएनए, आरएनए, अब यहाँ पे दे रखा है, जैसे थाइमिन है तो वो आपको डीएनए में मिलेगी, और यूरेसिल है तो वो आपको आरएनए में मिलेगा। ठीक है। अब नाइट्रोजन बेस जो है अभी आपको बताया कि किससे जुड़ेगा, आपकी शुगर से जुड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से ये पेंटोज शुगर है, तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और यहाँ पे आपका 5th कार्बन मिलेगा। तो इसका जो फर्स्ट है, इस फर्स्ट से तो क्या जुड़ता है, बेस, और जो 5th है
उससे जुड़ता है फॉस्फेट। तो ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट वाले कार्बन से बेस और 5 वाले से आपका जुड़ेगा फॉस्फेट। फिर उसके बाद में अब देखो जो शुगर है और जो हमारा बेस है, इसके बीच में जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये ध्यान रख लेना, कई बार आता है ये। तो शुगर और बेस के बीच में जो बॉन्डिंग होगी उस वो तो होगी ग्लाइकोसिडिक, और शुगर और हमारे जो फॉस्फेट है उसके बीच में होगी आपकी एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। और क्योंकि ये दोनों तरफ है, शुगर ये है, फिर फॉस्फेट है, फिर वापस शुगर है, तो इसलिए इसको बोल देते हैं, दो बॉन्ड हैं एस्टर के, इसलिए ये हो गई डाई एस्टर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बेस के देखेंगे तो बेस पेयर के में जैसे मान लीजिए एडिनिन है और इधर आपके पास में थाइमिन है, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ 3 बॉन्ड हो गए आपके। पहला बॉन्ड हम ये मानते हैं कि नाइट्रोजन बेस के बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर शुगर और बेस के बीच में तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ग्लूकोज और फॉस्फेट के बीच में तो एस्टर बॉन्डिंग। तो इस तरीके से जो है 3 लिंक आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब देखो सबसे पहले ये हो गया ग्लाइकोसिडिक, फिर न्यूक्लियोसाइड। अब ये नाम दे रखे हैं आपको एडिनो, जो एडेनिन होती है, अगर न्यूक्लियोसाइड की बात करेंगे तो ये है किसके अंदर, आपके आरएनए में। और अगर हम डीएनए की बात करेंगे तो ये डीऑक्सी एडिनोसिन है। उसी तरीके से ग्वानिन की दे रखी है, फिर साइटोसिन की दे रखी है, यूरेसिल की दे रखी है, थाइमिन की दे रखी है। तो इस तरीके से आपको आरएनए और डीएनए की दे रखे हैं। फिर उसके बाद में फॉस्फेट ग्रुप है, वो कार्बन के 5 कार्बन से जुड़ता है और क्या बनाता है आपका फॉस्फो एस्टर लिंकेज। तो ये एक के लिए, और जब हम 2 की बात करेंगे तो उसको डाई एस्टर कर देंगे न्यूक्लियोटाइड। फिर उसके बाद में देखो 2 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 3 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज हो गया ये। फिर मोर न्यूक्लियोटाइड कैन बी जॉइन द मैनर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और जब एक से ज़्यादा वो न्यूक्लियोटाइड होंगे तो उसे अपन बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पे देखो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की आपको स्ट्रक्चर दे रखी है, ये है शुगर, ये हो गए आपके फॉस्फेट, और ये हो गए बेस एडिनिन है। तो इस तरीके से अगर अपन काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 और ये 5, इस तरीके से आपको जो 5 कार्बन है उन पे आपको उसका मिलेगा। फिर इसके बाद में इसके यहाँ फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, फिर इस वाले पे, तो इसलिए ये क्या हो गया फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये तो फॉस्फोडाइएस्टर हो गया। इन दोनों के बीच में ये आपका ग्लाइकोसिडिक हो गया, और यहाँ अगर मान लीजिए टी जुड़ रहा है तो यहाँ पर हो गया आपके हाइड्रोजन बॉन्ड। अब उसके बाद में देखो हमारे पास में 5 एंड और ये दिया हुआ है। फिर उसके बाद में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपके एमसीक्यू के लिए भी है, कि जो डीएनए या पॉलीन्यूक्लियोटाइड है उसका बैकबोन कौन होते हैं, शुगर और फॉस्फेट। तो ये कई बार पूछा जाता है। फिर उसके बाद में आरएनए जो है, आरएनए में आपको पता है कि अब मान लीजिए अच्छा क्वेश्चन है आरएनए और डीएनए में डिफरेंस, तो ये आरएनए और डीएनए के डिफरेंस आपको इम्पॉर्टेंट करके कम से कम 4 डिफरेंस आपको याद करने हैं। अब आरएनए भी एक न्यूक्लियोटाइड है। अब इसमें आपको राइबोज उसमें डीऑक्सी थी, जबकि इसमें कौन सा आपके पास में राइबोज शुगर है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि थाइमिन की जगह यहाँ पे क्या होता है यूरेसिल, और यूरेसिल नाम भी आपका कभी थाइमिन है, उसका नाम पूछा जा सकता है। तो यह 5 मिथाइल यूरेसिल। तो अगर 5 मिथाइल हट जाएगा तब तो यूरेसिल रह जाएगा, और अगर यूरेसिल के साथ में आ जाएगा तो थाइमिन। तो ये भी एक यूरेसिल है, बस इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें 5 मिथाइल जुड़ जाएगा तो ये थाइमिन में चेंज हो जाएगा। तो कई बार इसका केमिकल नेम भी पूछा जाता है, तो इसको भी आप कर लेना। अब उसके बाद में डिस्कवरी है डीएनए की। सबसे पहली बात तो ये एसिडिक नेचर का होता है। अब एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो PO4 है वो
एक माइनस या एसिडिक फॉर्म में, इसलिए। उसके बाद में सबसे पहले देखो फ्रेडरिक मेसन जो है उन्होंने 1869 में इसको देखा था और नाम दिया था न्यूक्लियन। तो आप इस तरह से कर लेना। सबसे पहले फर्स्ट है 1869 में फ्रेडरिक मेसन ने और इसके देखा था और नाम दिया था न्यूक्लियन। तो सबसे पहले जो डिस्कवरी उसमें आप इसको लिखोगे। और उसके बाद में ये 1869 और फिर सीधे 1953, यानी बहुत लंबे, यहाँ लिखा हुआ भी है, लॉन्ग पीरियड तक यही चलता रहा। उसके बाद में वॉटसन और क्रिक ने इसका मॉडल दिया और ये भी जो मॉडल है ये मॉडल डिस्कवर किया, मतलब बनाया इन्होंने था, लेकिन इसका जो बेस था वो बेस क्या था, इनने विल्किंस और जो फ्रैंकलिन है इन्होंने एक्सरे से इसके पिक्चर को इन्हें दिया था और उसके हिसाब से वॉटसन और क्रिक ने इसका मॉडल बनाया था। और मॉडल में इन्होंने कहा था कि ये एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है और बिल्कुल स्टेयर यानी सीढ़ी जैसी होती है। तो ये अभी आगे अपन इसको देखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चारगाफ रूल। अब चारगाफ रूल क्या है कि इसमें एडेनिन और ग्वानिन इक्वल टू साइटोसिन प्लस थाइमिन। तो इस तरीके से A प्लस G इज इक्वल टू C प्लस T। तो ये इन्होंने चारगाफ ने दिया था। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, प्यूरिन इक्वल टू पायरिमिडिन। तो ये जो रूल है ये रूल दिया था किसने, चारगाफ ने। तो कभी आ जाए तो आप इसको कर सकते हो। फिर उसके बाद में हमारे पास में जो प्रॉपर्टी आपकी दी हुई है कि सबसे पहली बात है कि हमारे जो भी दो पॉली न्यूक्लियोटाइड हैं वो दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री जो चीज़ यहाँ होगी, जैसे यहाँ एडेनिन है तो यहाँ थाइमिन मिलेगा, यहाँ साइटोसिन है तो यहाँ पे ग्वानिन मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ आपको स्ट्रक्चर मिलेगी। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे वॉटसन क्रिक मॉडल जो है उस मॉडल के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ कैरेक्टर दिए हुए हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये अगर डीएनए की स्ट्रक्चर आती है आपको तो ये लिखनी है। सबसे पहली बात है कि ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है, जिसे आप बैकबोन भी कह सकते हो। और ये क्या है, शुगर और फॉस्फेट। फिर उसके बाद में ये जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल मतलब ये दो हैं, अगर ये 5' से स्टार्ट है तो ये 3' पे ख़त्म होगी, और ये इसके सामने ये 5 है तो ये 3 है, ये 3 है तो ये 5 है। तो जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन एक की ऐसी होगी तो दूसरी की ऐसी होगी, इसे हम क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल पोलैरिटी। फिर उसके बाद में इन दोनों के बीच में बेस पेयर हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद में अगर एडेनिन है तो डबल बॉन्ड बनाएगा, अगर साइटोसिन है तो वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में एक प्यूरिन और एक पायरिमिडिन इनके बीच में तो प्यूरिन हमारा ए हो गया तो पिरामिडिन हमारा हो गया टी। तो ये इन दोनों के बीच में बॉन्ड होगा, तो ये भी क्या होगी, हमें उससे अपोजिट चलेगी। फिर उसके बाद में उसके जो डीएनए हैं, इस डीएनए के बीच की हर समय जो है वो कितनी रहेगी आपकी 20 इनके बीच में, और ये हर समय सेम रहेगी। फिर उसके बाद में जो डीएनए हैं उस डीएनए में आपको एक कॉइल में 10 नाइट्रोजन बेस मिलेंगे और इन बेस की जो होगी वो कितनी होगी 3.4 nm। और अगर हम इसकी इंडिविजुअल देखेंगे तो इंडिविजुअल हमारी क्या होगी 0.34 nm। तो इस तरीके से, क्योंकि एक कॉइल में आपको कितने मिलते हैं 10 बेस पेयर मिल रहे हैं, तो अगर आप एक की इंडिविजुअल निकालोगे तो कितनी आएगी 0.34। अब यहाँ देखो ये डायग्राम दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉटसन क्रिक का मॉडल आता है तो आपको यही डायग्राम बनाना है। इसमें देखो इस तरीके से एक हेलिक्स तो ये और दूसरी हेलिक्स आपको मिलती है ये वाली। अब इन दोनों के बीच में 20 एंगस्ट्रॉम
इतनी हमेशा रहेगी। सबसे पहली बात तो ये BDN है, ये ध्यान रखना। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि वाटसन क्रिक का मॉडल कौन सा DNA है तो ये है BDN है। और इसकी जो कॉइलिंग है वो कैसी होती है, राइट हैंडेड। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि राइट साइड में ये कॉइल करती है। फिर उसके बाद में ये जो है ये किसके बने हुए हैं, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, तो ये हो गई बैकबोन। इनके बीच में जो ये आपको दिख रहे हैं ये क्या है, नाइट्रोजन बेस। और यहाँ देखो एडिनिन है तो थाइमिन जुड़ा हुआ है, ग्वानिन है तो साइटोसिन जुड़ा हुआ है। अब जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से लेके यहाँ तक की जो है ये एक कॉइल है और इसकी जो लेंथ है वो होती है 3.4 nm। और अगर हम दो के बीच की देखेंगे तो ये होगी 0.34 nm। तो इस तरीके से इसकी आप जब अगर कैरेक्टर आता है तो उसमें सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिखोगे। फिर उसके बाद में देखो दो के बीच में मतलब दो बेस पेयर के बीच की जो लेंथ है वो कितनी है, 0.34 nm। फिर उसके बाद में देखो इनके बीच में H बॉन्ड होता है, ठीक है। फिर स्टेबिलिटी ऑफ हेलिकल, फिर कंपेयर स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन पिरामिडिन कैन बी फाइंड इन न्यूक्लियोटाइड ऑलमोस्ट। अब आप उसके हिसाब से निकाल सकते हो। फिर उसके बाद में ये भी एक इम्पॉर्टेंट है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा, और ये दिया था किसने, फ्रांसिस क्रिक ने। तो ये भी एक क्वेश्चन MCQ के लिए आता है कि सेंट्रल डॉगमा किसने दिया था। और सेंट्रल डॉगमा का मतलब है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी DNA से DNA बनना रेप्लिकेशन, DNA से mRNA बनना ट्रांसक्रिप्शन, और RNA से ये प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। ये हर समय एक ही डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर कभी कुछ में, जैसे वायरस है रेट्रोवायरस, उसमें RNA से क्या बनता है, DNA बनता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये भी कभी कभी जो है इम्पोर्टेंट। और ये जो दिया था वो किसने दिया था, टैनिम ने दिया था, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टैमिनिज्म। तो अगर कभी आ जाए तो आप इसको बता सकते हो। अब देखो यहाँ दे भी रखा है कि कुछ वायरस हैं उसमें रिवर्स डायरेक्शन में होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे एक नाम दे रखा है तो वो रिवर्स, और टैनिम ने दिया था तो इसको आप टैमिनिज्म भी कह सकते हो। अपने सेंट्रल डॉगमा दिया है क्रिक ने, और जो अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है वो किसने दिया है, टैनिम ने। उसके बाद में फिर अपने पास में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है, पैकेजिंग ऑफ DNA हेलिक्स। कि हमारा जो DNA, जैसे यहाँ पे दे भी रखा है कि हमारे जो DNA उसकी लेंथ होती है 2.2 मीटर। अब ये 2.2 मीटर किस तरीके से पैक है वो चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है। तो सबसे पहले ये दे रखा है यहाँ पे लेंथ ऑफ डबल, फिर ये कर रखा है अगर हमारी ये इतने न्यूक्लियोटाइड, इतने बेस पेयर हैं और उस बेस पेयर को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2.2, तो कभी आ भी जाता है कि किस तरह से, तो आप इसी तरह से करोगे कि हमारे पास में इतने बेस पेयर हैं और उसकी बेस पेयर के बीच की जो लेंथ है वो इतनी है, तो अगर हम टोटल निकालें तो 2.2 मीटर्स यहाँ पे आता है। फिर उसके बाद में ये आपके दे रखिए ई कोलाई का पूछा हुआ है कि ई कोलाई की अगर इतनी लेंथ है, ठीक है, तो हमारे पास में कितने बेस पेयर होना चाहिए, तो हम इसको अपोजिट करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिर उसके बाद में पहले जो पैकेजिंग है वो किसकी है, प्रोकैरियोट्स की। प्रोकैरियोट्स की आपको पता है कि इसमें आपको क्लियर या जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलती है, तो उसका अनडेवलप्ड न्यूक्लियस होता है और वो न्यूक्लियस में DNA घूमता रहता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लोइड। तो न्यूक्लोइड मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको कुछ सिर्फ DNA है, वो DNA आपको प्रोटीन से जुड़ा, लेकिन ये कौन सा प्रोटीन होगा, नॉन हिस्टोन। इसमें आपको हिस्टोन नहीं मिलेगा, तो ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन होगा और वो बनाएगा न्यूक्लोइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो DNA हर समय कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज, और क्यों होता है, PO4 के कारण, और ये प्रोटीन से जुड़ा रहता है, लेकिन इस प्रोटीन के अंदर हिस्टोन नहीं होता है, तो नॉन हिस्टोन। तो ये दोनों मिलके जो इस स्ट्रक्चर को बना रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लोइड। फिर उसके बाद में है यूकैरियोट्स का। अब यूकैरियोट्स में आपको DNA है क्योंकि न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है और यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन ऐड होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो
पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे आपको प्रोटीन मिलेगा, वो हिस्टोन मिलेगा, और वो किससे जुड़ा हुआ है, आपके डीएनए से। अब देखो ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसोम की, कई बार आती है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे एक तो हमें 5 तरीके के आपको हिस्टोन प्रोटीन मिलेंगे। एक तो है H1, उसके बाद में ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये ऑक्टेमर है। ऑक्टेमर मतलब यहाँ पे आपको 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, और वो 8 कौन से होंगे, H1A, H2A, H2A, H2B, H3 और H4 और H1। तो इस तरीके से 5 हो गए, H1, H2A, H2B, H3 और H4। ये 5 हमें यहाँ पे स्टोन मिलेंगे, जिसमें 4 हैं उनके 2-2 मॉलिक्यूल मिलके यानी ऑक्टेमर यहाँ पर बनाते हैं। और उसके बाद में ये हमारे पास में जो है आपको डीएनए मिल रहा है, जो डीएनए इसको लिंक करने, इसके चारों तरफ है, इस तरीके से ये इसको बांध के रखेगा, और इसको हम बोलते हैं डीएनए। और ये जो डीएनए, इस डीएनए में लगभग आपको 200 जो है बेस पेयर यहाँ पे मिलेंगे। तो इस तरीके से ये मिलेगी आपको स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखो स्टोन है, फिर ये जो स्टोन्स हैं, ये स्टोन, ये भी, इसको भी इम्पोर्टेंट कर लो। स्टोन जो है अमीनो एसिड होते हैं, और वो कौन से अमीनो एसिड, लाइसिन और आर्जिनिन, ये वाले आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे। फिर उसके बाद में अभी मैंने बताया स्टोन ऑक्टेमर, तो इसमें आपको 8 मिलेंगे, और एक न्यूक्लियोसोम में आपको 200 बेस पेयर मिलेंगे डीएनए के। और डीएनए और ये हिस्टोन प्रोटीन, ये मिलके जिस स्ट्रक्चर को बनाता है उसे हम बोलते हैं क्रोमेटिन। और ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसी दिखती है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, जो ये आपको यहाँ डायग्राम दे रखा है, इसको आप मोती की माला भी कह सकते हो। इस तरीके से जो ऑक्टेमर हैं वो बीड्स हैं, और जो हमारी लाइन दिख रही है वो क्या है, डीएनए। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बीड्स ऑन स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद में यहाँ पे दे रखा है कि कितनी है, तो इसमें आप 6.6 को आप मल्टीप्लाई करके, क्योंकि अपने को पता है कि 200 बेस पेयर मिलते हैं, तो आप इसको 6.6 इंटू 10⁻⁹ से कर दोगे, तो लगभग आपके पास में 3.3 10⁻⁹ आपको यहाँ पे मिलेगा। 9 क्या, 7, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो है बीट्स ऑन स्ट्रिंग कौन से वाले स्टेज में सबसे ज़्यादा क्लियर दिखेगा, तो ये मेटाफेज स्टेज है, जिसमें आपको क्लियरली दिखाई देगा। फिर उसके बाद में नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में अगर इसको हम न्यूक्लियोसोम को या क्रोमेटिन को कलर करें या स्टेन करें, तो जो हमें लाइट कलर मिलते हैं वो तो हमारे यूक्रोमेटिन, और जो डार्क मिलते हैं वो हमारे होता है हेट्रोक्रोमेटिन। तो कभी कभी इन दोनों में डिफरेंस भी आता है, ये एक्टिव है और ये आपका नॉन एक्टिव है, या आप इसको, ये कोडिंग भी है, इसको आप कोडिंग भी कह सकते हो, इसको आप नॉन कोडिंग भी कह सकते हो। तो ये इन दोनों में भी कभी कभी डिफरेंस आ जाता है। आज मैं आपको इतना करा रही हूँ, अब बाकी कल अपन इसका सर्च करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।